नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी का सोनिया गांधी पर निशाना। 26/11 हमले को लेकर साधा यूपीए सरकार पर निशाना। अपनी किताब में लिखा, बड़े एक्शन की जरूरत थी जो नहीं लिया गया। मुंबई अटैक ऐसी घटना जिस पर बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मुंबई हमले पर किताब लिखी है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला किया। हमने बालाकोट के जरिए लिया बदला, ये गौरव भाटिया की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला किया। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी का सोनिया गांधी पर निशाना। 26/11 हमले को लेकर साधा यूपीए 1 सरकार पर निशाना। अपनी किताब में लिखा, बड़े एक्शन की जरूरत थी जो कि नहीं लिया गया। तो मनीष तिवारी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यूपीए सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनिया गांधी पर मनीष तिवारी ने निशाना साधा है। इस पुस्तक के कुछ भाग मीडिया में हम सभी ने देखे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। मुंबई हमले 26/11 के जो हमले हैं ये संयम कमजोरी माना जा सकता है। भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मराज जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। धर्मराज, जिस तरह से देखा जाए, मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 26/11 का जो हमला था उसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपनी किताब में एक बड़े एक्शन की जरूरत थी जो कि नहीं लिया गया। देखिए, मनीष तिवारी के बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी में उस हिस्से के नेता हैं जिसको हम और आप G23 कहते हैं। कांग्रेस में G23 के जिन नेताओं का हम जिक्र करते हैं उसमें टॉप 5 या टॉप 10 में मनीष तिवारी हैं। दूसरी बात कि मनीष तिवारी का ये बयान या फिर उनका ये किताब किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको लें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है और कांग्रेस की एक प्रेजेंस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। उस बीच में पहले सलमान खुर्शीद की किताब आना, उसके टेक्स्ट पर शोरगुल होना, उसके बाद फिर मनीष तिवारी का किताब आना और उसमें देखिए अटैक किस पर है, अटैक गांधी फैमिली पर है। यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर अटैक है और इनडायरेक्टली अटैक मनमोहन सिंह पर है जो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री होते थे। सवाल ये उठता है कि यहां से बैठे बिठाए एक मुद्दा आपने विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब इसी लीक को पकड़कर अब आगे बढ़ेगी। यानी कि कांग्रेस कोशिश ये कर रही थी 2 कदम आगे बढ़ने की, तो कांग्रेस के अपने ही जो सिपह सलार हैं वो कांग्रेस को 4 कदम पीछे खींच कर ले आती हैं। लेकिन बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं धर्मराज के ऐसे नेता, G23 के जो नेता, लेकिन सवाल इन पर ये है कि आखिरकार ये अपनी ही पार्टी को लेकर तमाम बार हम देख चुके, सवाल खड़े कर चुके हैं। सोनिया गांधी कई बार इन नेताओं को ये नसीहत भी दे चुकी हैं कि आप आइए और हमसे बात करिए, इस तरह मीडिया के जरिए सवाल खड़े करना बंद करिए, ये नसीहत दी जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो G23 के नेता हैं उनके जो तेवर हैं वो तल्ख होते जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिरकार पार्टी का आला कमान ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करता।
देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं करता, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर अपनी राजनीति है, क्योंकि इसमें G23 में कांग्रेस के जो नामचीन शख्सियत हैं, जो बड़े नाम हैं, वो इसमें हैं। तो आप ऐसा कांग्रेस आज जिस कंडीशन में है, अगर आज से 20-25 साल पहले अगर आप जाते तो संभवतः कांग्रेस के अंदर इस तरीके से गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होता। कांग्रेस अपने निर्माण बनने के बाद से सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, तो एक झटके में इतने बड़े नेताओं पर एक्शन हो नहीं सकता, कार्रवाई हो नहीं सकती। दूसरी बात कि इस किताब में जो उन्होंने लिखा है, देखिए उन्होंने कैसे कांग्रेस पार्टी को ही इसमें नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने जिक्र किया है कि मुंबई जो हमला हुआ वो भारत की अस्मिता पर हमला था, भारत के लोगों पर हमला था और निर्दोष लोगों के खून को बहाया गया। उन्होंने इसकी तुलना 9/11 से की है। जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका ने एक देश के खिलाफ जंग छेड़ दिया, वो सालों तक उस देश के खिलाफ लड़ता रहा और जो 9/11 का मुख्य गुनहगार था, उसको बगैर उस एक देश को सूचना दिए हुए उस देश में जाकर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका मारता है। तो उन्होंने तुलना 26/11 की 9/11 से की है। अब यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोस्पेक्ट बनता है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये करती है कि वो यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार को अलग अलग मसलों को लेकर, चाहे वो एक्शन की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, अलग अलग इश्यूज की बात हो, उसको लेकर वो घेरे। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो यूपीए सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने ही अपनी सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री पर, अपने नेता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता इसको अलग अलग तरीके से बचाव की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान परिदृश्य में बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है। और मनीष तिवारी, देखिए मनीष तिवारी का अपना अस्तित्व क्या है। मनीष तिवारी को आज तक राजनीतिक सिनेरियो में अगर देखें तो मनीष तिवारी को जो कुछ भी हासिल हुआ है वो उस गांधी परिवार की वजह से हुआ है। बिल्कुल। और गांधी परिवार पर ही आज वो हमला कर रहे हैं, जिस पर गांधी परिवार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मराज। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर गौरव भाटिया ने, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने निशाना साधा है, क्या कुछ कहा है सुनिए। इससे मैं एक बात कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाया है कि भारत की शक्ति क्या है, सेना पर विश्वास करना क्या होता है और हमारी वीर सेना की ताकत क्या है। याद करिए, पाकिस्तान ने उरी का हमला किया, क्या भारत चुप रहा? क्या भारत की सेना को खुली छूट नहीं दी गई? उरी सेना के बाद करारा थप्पड़ पाकिस्तान को पड़ता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती। पुलवामा हमला, हर भारतीय की आंखों में आंसू थे। यही कांग्रेस कह रही थी, दिस इज होम ग्रोन टेररिज्म। 56 इंच की छाती कहां है? और हमारी वीर सेना ने फिर से दिखाया कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने में वो सक्षम है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, 130 करोड़ भारतीयों की जो सामूहिक ताकत है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। और खबर दिल्ली से, जहां 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला। जेवर एयरपोर्ट के साथ यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट के साथ मल्टी मॉडल कार्गो हब का निर्माण होगा। जेवर एयरपोर्ट से ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर छाएगा यूपी। जेवर एयरपोर्ट से प्रदेश में औद्योगिकीकरण को रफ्तार मिलेगी। और वहीं आज नोएडा के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे नोएडा पहुंचेंगे सीएम। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। 25 नवंबर को होगा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का शिलान्यास और उससे पहले आज लगभग 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ
जो तमाम तैयारियां की गई हैं उनका जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। और प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा 25 नवंबर को, लेकिन उससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके साथ ही जो तमाम तैयारियां हैं वो तैयारियां किस रूप में और कितनी की गई हैं उसका जायजा लेंगे। अपडेट क्या है फिलहाल आपके पास? जी अनन्या, देखिए हम आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:45 पर हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है वहां पर 4:05 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की भी करेंगे और जायजा लेंगे। 25 नवंबर को शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वहीं परसों भी वहां के विधायकों ने वहां का जायजा लिया था, समीक्षा बैठक की थी। वहीं आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ और जानेंगे। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों का इंतजार था, गौतम बुद्ध नगर निवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी ये खबर है। लोग इसमें खुशी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट जब बनेगा तो यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। वही जो समस्याएं लोगों को इतनी दूर जाने की होती थी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना पड़ता था, वो सुविधाएं यही जेवर में मिलेंगी, क्योंकि काफी समय से ये विचार चल रहा था। राजनाथ जी ने एक लेटर लिखा था जिसमें ये था कि एयरपोर्ट बनेगा, जो आज पूरा होने जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव भी है, जिससे चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात बीजेपी के द्वारा आम जनता को दी जा रही है, जिसमें लोगों को राहत भी मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए लगातार अगर हम बात करें बीजेपी विकास के कार्यों को लेकर फोकस कर रही है और जो तमाम सौगातें हैं वो जनता को दी जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस ये कहा जा सकता है रोजगार को लेकर है। इस एयरपोर्ट के बनने से रोजगार के जो आयाम है, रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। जी अनन्या, देखिए बिल्कुल, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें भी खुलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार की जो विपक्ष है लगातार मुद्दा उठाता हुआ आता है। लेकिन 2022 में जो अब चुनाव है, जिसको लेके बीजेपी पहले भी अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है, और उससे पहले एक बड़ी सौगात जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की लोगों को मिलने जा रही है। जो बीजेपी है लगातार अपने कार्य भी कर रही है, अपने कार्य भी गिनवा रही है। इससे पहले अगर किसानों का मुद्दा था तो किसानों के लिए भी पीएम मोदी ने बोला कि उनके जो बिल है वापस लिए गए। हालांकि चुनाव आने वाले हैं, राकेश टिकैत के भी अलग अलग बयान आए। उसके बाद अब बीजेपी एक नया शिलान्यास जो पीएम मोदी के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का किया जाएगा, तो बीजेपी अपने कार्यों को भी गिनवाती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोगों के लिए भी सबसे अच्छी राहत की खबर है, लोगों में खुशी है, एक अच्छा माहौल है, क्योंकि काफी समय से जो इंतजार हो रहा था जेवर एयरपोर्ट का, उसका शिलान्यास 25 नवंबर को पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम इस जेवर एयरपोर्ट की खासियत आपसे समझना चाहें, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट कहा जा रहा है, इसमें क्या कुछ खासियत होंगी? जी देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनेगा तो तरह तरह की दुकानें खुलेंगी। जो आसपास के लोग हैं, हालांकि देहाती एरिया है जो जेवर है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार का मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता हुआ आता है, लेकिन जब एयरपोर्ट का इनोग्रेशन होगा तो वहाँ पे कारोबार भी होगा, अलग तरह के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वहीं जो आसपास का क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर स्पेशली, जो लगातार नंबर 1 पर आता है, लोगों को इतनी दूर का जो रास्ता था वो कम होगा। पास में ही जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन होगा, आपको बताना चाहूंगी कि 1046 दिन में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, जो पहली फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरी जाएगी। तो लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी है, इंतजार है। हालांकि आपको बताना चाहूंगी कि वहां पर बाउंड्री हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी जो है 25 नवंबर को इसका शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद इसका कार्य लगातार शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव की पुस्तक का विमोचन, अखिलेश ने पुस्तक का विमोचन किया है। बड़ी खबर, कवि कुमार विश्वास की मौजूदगी में पुस्तक का विमोचन हुआ है। कवि कुमार विश्वास की मौजूदगी में पुस्तक का विमोचन हुआ है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में नियम कानून ताक पर बिना अध्यक्ष और सचिव के चल रहा यूपीसीए। यूपीसीए के अध्यक्ष और सचिव दोनों पद खाली हैं। यूपीसीए ने अभी तक नहीं कराए अध्यक्ष सचिव के चुनाव। यूपीसीए में सीईओ की भी नियुक्ति नहीं। कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव का यूपीसीए पर कब्जा। तो एससी के निर्देशों के अनुसार एपेक्स कमेटी ही देती है अप्रूवल। यूपीसीए लोकपाल को भी एपेक्स कमेटी करा रही अवगत।
यूपीसीए 4 दिसंबर को बीसीसीआई को एजीएम में भी नहीं ले पाएगा भाग। कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव ने यूपीसीए से नहीं भेजा किसी का नाम। एपेक्स कमेटी के समानांतर डायरेक्टर चला रही यूपीसीए। तो एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, जिस तरह से देखा जो एपेक्स कमेटी के समानांतर डायरेक्टर चला रहे हैं यूपीसीए, 4 दिसंबर को कोलकाता में हो रही है बीसीसीआई की एजीएम। जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं अध्यक्ष सचिव के चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के ये है कहीं न कहीं एक बड़ा घमासान लंबे वक्त से चल रहा है, क्योंकि 2019 से लेकर अभी तक का वक्त है, अध्यक्ष का पद खाली है, उसके बाद सचिव का भी पद खाली हो गया, सीईओ का पद खाली है, लेकिन बावजूद उसके किसी भी पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक यूपीसीए में जो भी अध्यक्ष या सचिव नियुक्त हुए, जो कि सबसे जिम्मेदार और बड़े अफसर होते हैं, जिनके निर्देशन में ही यूपीसीए पूरी तरीके से काम करता है, वो दोनों पद अब तक अपने सिपह सलारों को, अपने भरोसेमंद लोगों को जो तत्कालीन अफसर रहे वो देते रहे। और वर्तमान में जब जो अध्यक्ष थे, जो है उसका हुआ, उसके बाद फिरोजाबाद के प्रदीप को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उसके अलावा रायबरेली के सचिव रहे और मोहम्मद फहीम को सचिव बनाया गया था। अब वो सबसे लगातार इस पद पर काबिज है। एक कमेटी होती है जिस पर एपेक्स कमेटी बोलते हैं। इस कमेटी के द्वारा ही जो भी यूपीसीए के निर्णय होते हैं, चाहे वो किसी तरीके की एजीएम हो या किसी तरीके का कोई काम करना हो या कहीं भी करनी हो, तरीके का कोई निर्णय लेना हो। एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले एजीएम में भरा जाना था अध्यक्ष का पद, तो यूपीसीए 4 दिसंबर को बीसीसीआई के एजीएम में भी नहीं ले पाएगा भाग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।